हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कंप्लीट रेनॉल्ड्स डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नर्सिंग इंटरवेंशंस, मैनेजमेंट, इनके बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पहले वीडियो में हाइपरटेंशन, दूसरे वीडियो में कंप्लीट किया था अपन ने जो मेरा लास्ट वीडियो आया था उसमें अपन ने एन्यूरिज्म के बारे में डिस्कस किया था। एन्यूरिज्म क्या है, एन्यूरिज्म के टाइप्स क्या है और उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज है क्या। तो रेनॉल्ड्स डिजीज क्या है? इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ स्पाज्म ड्यूरिंग विच, मतलब इंटरमिटेंट एपिसोड्स आते हैं स्पाज्म के। जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है ना, उनमें इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ स्पाज्म ड्यूरिंग विच आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज कंस्ट्रक्ट। जिससे क्या होगा, अपनी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है जैसे आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स, किनकी एक्सट्रीमिटीज की, मतलब हाथ और पैरों की, मेनली एक्सट्रीमिटीज की होती है, बाकी हो तो कहीं पे भी सकता है रेनॉल्ड्स डिजीज। तो एक्सट्रीमिटीज की आर्टरी जो क्या हो जाती है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? इंटरमिटेंट एपिसोड्स ऑफ स्पाज्म इन ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग विच स्मॉल ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज कंस्ट्रिक्ट। एक्सट्रीमिटीज की आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स जो है वो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो अब इसका कोजेज क्या है, कोजेज पढ़ते हैं। तो ये होता है क्यों, आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट क्यों होती है। कोजेज टेम्परेरली पेलर और साइनोसिस ऑफ द डिजिटलिस एंड चेंज इन बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेरी पेलर और साइनोसिस ऑफ द डिजिटलिस, मतलब यहाँ से जो अंगुलियाँ होती है वो क्या हो जाएगी, पहले पेलोर होगी, उसके बाद में इसमें इस्कीमिया होगा, जिस वजह से ब्लड सप्लाई कम होगी, इसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, साइनोसिस डेवलप हो जाएगा। एंड चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये हो जाती है रेनॉल्ड्स डिजीज। तो बेसिकली अपन समझे क्या, जैसे बहुत सर्दी है तो सर्दी में जैसे ही बाइक चलाते हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो एकदम सर्दी लगने की वजह से यहाँ से जो स्किन है वो ब्लूइश हो जाती है ना, ब्लूइश हो जाती है। फिर अपन जैसे ही उसको आग में तपाते हैं तो फिर वो रेड हो जाती है। तो वही कंडीशन क्या होती है, रेनॉल्ड्स डिजीज होती है। तो इसमें क्या होता है, मतलब एक्सट्रीमिटीज की जो आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स है वो क्या हो जाएगी, स्पाज्म की वजह से ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ से स्किन क्या हो जाएगी, ब्लूइश हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से सही से ब्लड सप्लाई नहीं गई। ब्लड सप्लाई नहीं गई तो ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हुई, और आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स जो है वो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ होती है रेनॉल्ड्स डिजीज। अपन नेक्स्ट चलते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज में ही। इसका कोजेज क्या है, रेनॉल्ड्स डिजीज के कोजेज क्या है। तो इसमें कोजेज में क्या आ जाएगा, कंस्ट्रिक्ट कोल्ड और कांस्टेंट कोल्ड और वाइब्रेशन। अपन लगातार कोल्ड के एक्सपोजर में रह रहे, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो अपनी अंगुलियाँ ऐसे हो जाती है ना एकदम, तो वो चीज़ ही रेनॉल्ड्स डिजीज है। और कांस्टेंट वाइब्रेशन में रह रहे, अपन लंबे समय से बाइक चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है अपने हाथों में, तो वो चीज़ हो जाती है। डेवलप गैंग्रीन, तो ये क्या कर सकता है, गैंग्रीन भी डेवलप कर सकता है। क्यों, क्या होगा मतलब ब्लड सप्लाई कम होगी, जो आर्टरीज और आर्ट्रियोल से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड सप्लाई कम तो ऑक्सीजन सप्लाई कम, जिसकी वजह से इस्कीमिया, और इस्कीमिया गैंग्रीन को डेवलप कर देता है। अब इसके टाइप्स, प्राइमरी रेनॉल्ड्स डिजीज और सेकेंडरी रेनॉल्ड्स डिजीज। जो प्राइमरी रेनॉल्ड्स डिजीज है उसका कोजेज पता नहीं होता, और जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स डिजीज है वो किसी दूसरी डिजीज की वजह से डेवलप होती है, लाइक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस कंडीशन। तो ल्यूपस इरिथ्रोमेटस कंडीशन क्या होती है, ये एक बॉडी की, मतलब ये आप स्किन में पढ़ोगे ल्यूपस इरिथ्रोमेटस कंडीशन क्या होती है। ये एक बॉडी की ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर बॉडी के कंप्लीट पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कोल्ड एक्सपोजर, अपन लगातार ठंड में रह रहे, उस वजह से हो सकता है केमिकल एक्सपोजर, किसी केमिकल का एक्सपोजर हो गया तो उस वजह से भी अपन में क्या हो सकता है, रेनॉल्ड्स डिजीज हो सकती है। इटियोलॉजी, प्राइमरी रेनॉल्ड्स डिजीज की इटियोलॉजी क्या है। तो ब्लड वेसल्स इन स्पाज्म, ब्लड टेम्परेचर, जो ब्लड वेसल है उसके अंदर स्पाज्म हो गया, तो ब्लड वेसल्स के अंदर स्पाज्म हो गया तो जो स्मॉल ब्लड वेसल है लाइक आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स वो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो आगे ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो उसकी वजह से गैंग्रीन और रेनॉल्ड्स डिजीज डेवलप हो जाती है।
कोल्ड टेम्परेचर, अपन कोल्ड टेम्परेचर मैंने बताया था ना, लगातार ठंड के एक्सपोजर में, तो उस टाइम हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस फैक्टर को यहाँ पे नेग्लेक्टेड नहीं करना है, स्ट्रेस मेन फैक्टर भी होता है इसमें, तो स्ट्रेस। तो ये इटियोलॉजी होगी प्राइमरी रेयॉन्स डिजीज की। उसके बाद में देखते हैं इटियोलॉजी अपन सेकेंडरी रेयॉन्स डिजीज। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम, मतलब ब्लड वेसल से उनकी विस्कोसिटी, उनके ब्लड की विस्कोसिटी होगी तो हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम। निकोटीन, नेरो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी, नेरो और कंस्ट्रिक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उनमें ओक्लूसिव वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन हो गया। लो ब्लड फ्लो, वाइब्रेटिंग टूल्स इनटू द लिम्स, लिम्स लगातार वाइब्रेशन कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था वाइब्रेशन और कोल्ड एक्सपोजर मेन कॉजेज हो जाता है। लो ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम, ऑक्सीजन सप्लाई कम तो इस्कीमिया, इस्कीमिया से गैंग्रीन और रेयॉन्स डिजीज डेवलप हो जाएगी। अब रिस्क फैक्टर, ज़्यादा होने के चांस किन में होता है, रेयॉन्स डिजीज। तो इसके रिस्क फैक्टर, प्राइमरी रेयॉन्स डिजीज के रिस्क फैक्टर हो जाते हैं एज, मतलब एज से रिलेटेड होती है। जेंडर, ये फीमेल्स में होने के ज़्यादा चांस होते हैं रेयॉन्स डिजीज। फैमिली हिस्ट्री, कोई भी डिजीज होती है उसको फैमिली हिस्ट्री तो अफेक्ट करेगी करेगी। क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसे करेगा, जैसे अगर आप कोल्ड एक्सपोजर में ज़्यादा रह रहे हैं तो आपको रेयॉन्स डिजीज होने के ज़्यादा चांस है, तो क्लाइमेट भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया प्राइमरी रेयॉन्स डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर। अब सेकेंडरी रेयॉन्स डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड डिजीज होती है। तो सेकेंडरी रेयॉन्स डिजीज क्या होती है, ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड डिजीज होती है। उसके बाद में अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं। ड्यू टू सडन वेजो कंस्ट्रिक्शन, सडनली क्या हुआ, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, उसकी वजह से इसकी स्किन बिकम ब्लूइश इन कलर। वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं, इस्कीमिया, और इस्कीमिया की वजह से क्या हो जाएगा, स्किन ब्लूइश कलर में हो जाएगी। और अपन ने रेयॉन्स डिजीज में क्या बताया था मैंने, स्किन पेलोर होगी, उसके बाद में साइनोसिस होगा, और उसके बाद में जब उसमें ब्लड सप्लाई कंप्लीट वापस आएगी तो वो क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। तो स्किन बिकम ब्लूइश इन कलर। उसके बाद में वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द डिजिटलिस रेड कलर इज प्रोड्यूस। जब वापस जैसे ही कोल्ड एक्सपोजर कम हुआ तो अपनी अंगुलियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस सप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगी, स्किन वापस रेड हो जाएगी। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज इन कलर सच एज वाइट, रेड और ब्लू। तो मैंने क्या बताया था पहले, PCR से आप याद रखो, PCR मतलब पेलोर, उसके बाद में साइनोसिस, वापस ब्लड सप्लाई होगी तो वापस स्किन क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। तो इस तरह से वाइट, रेड और ब्लूइश कलर की स्किन होती रहती है रेयॉन्स डिजीज में। तो आई होप कि आप पैथोफिजियोलॉजी समझ गए क्या क्या होता है इसमें। जैसे अपन ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेज, कोल्ड एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर, इन सबके एक्सपोजर में आते हैं तो अपनी ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स क्या हो जाएगी, उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से अपन में क्या होगा, इस्कीमिया डेवलप होगा। इस्कीमिया डेवलप होने की वजह से वो स्किन क्या हो जाएगी, साइनोसिस दिखेगी, तो वही चीज़, और उसमें जब वापस ब्लड सप्लाई होगी तो वो स्किन क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो ये चीज़ क्या है, रेयॉन्स डिजीज़ है। तो ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं साइन और सिम्टम क्या होगा। तो साइन और सिम्टम में क्या होगा, कोल्डनेस और पेलोर दिखेगी। मैंने बोला था ना PCR साइन याद आप रखो, PCR पेलोर, साइनोसिस और रेडनेस। तो पेलर दिखेगी स्किन, कोल्डनेस होगी, एसिमेट्रिक फिंगर्स, क्योंकि फिंगर्स जो है वो अफेक्टेड हो रही है तो उनकी सिमेट्री मेंटेन नहीं रहेगी तो एसिमेट्रिक फिंगर्स हो जाएगी। अल्सरेशन डेवलप हो जाएगा, गैंग्रीन और अल्सर डेवलप हो सकता है। फिंगर्स में नमनेस रहेगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, कलर चेंज हो सकता है, फिंगर्स का कलर चेंज तो होगा ही PCR, पेलोर, साइनोसिस और रेडनेस का कलर चेंज होगा। बर्निंग सेंसेशन, ऐसे लगेगा अपनी अंगुलियां जल रही है, आपने ये तो खुद ने फील किया होगा जब अपन सर्दियों में बाइक चलाते हैं। थ्रोम्बिंग पेन, ऐसे एकदम शार्प पेन होता है ना, जैसे अपना सर दर्द हो रहा है, या फिर यहाँ पे जब कभी दांत में दर्द होता है तो वैसा ही क्या होगा, थ्रोम्बिंग पेन होगा अंगुलियों में। स्लो ग्रोथ ऑफ नेल्स, क्योंकि यहाँ पे आप खुद समझो ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो इस पार्ट का ग्रोथ भी कम होगा तो नेल्स की स्लो ग्रोथ हो जाएगी। पुअर हीलिंग ऑफ इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी हीलिंग पुअर हो जाती है। कैसे हो जाएगी, क्योंकि कोई भी
वुंड या इन्फेक्शन है उसके हील होने के लिए अपन को प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई चाहिए। वो तो चोक हो रही है क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो हीलिंग है वो पुअर हो जाएगी। तो ये इसके साइन और सिम्टम हो गए। अब अपन पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मतलब अपन डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि इनको रेयॉन्स डिजीज है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहले अपन उनकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन से अपन को पता चल जाएगा स्किन का कलर देख के कि हाँ रेयॉन्स डिजीज तो है। क्लिनिकल क्राइटेरिया लाइक स्किन कलर चेंज, आर्टीरियोग्राफी करेंगे, ओक्लूजन और ब्लॉकेज का पता लगा देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, यानी कि जो अपनी आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स है उनके अंदर क्या हो जाता है, किसी भी टाइप का ब्लॉकेज हो जाता है। तो आर्टीरियोग्राफी से अपन आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स में ब्लॉकेज का पता लगाएंगे। डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, सो रिड्यूस ब्लड फ्लो, क्योंकि रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है तभी तो इसमें साइनोसिस डेवलप होता है। तो डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी क्या बताएगी अपन को, रिड्यूस ब्लड फ्लो को शो करेगी। उसके बाद में एंटी न्यूक्लियर और एंटीबॉडी, तो ये क्या करेगी, इट विल आइडेंटिफाई ऑटो इम्यून डिजीज। तो एंटी न्यूक्लियर और एंटीबॉडी जो होती है अपन को पता है ऑटो इम्यून डिजीज को डिटेक्टेड करने में हेल्प करती है। तो एंटी न्यूक्लियर और एंटीबॉडी अपन को ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में बता कराएगी। थायराइड फंक्शन टेस्ट, क्योंकि थायराइड जो होता है वो हीट इंटॉलरेंस से रिलेटेड हो जाता है, तो वो फंक्शन टेस्ट भी करेंगे। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब आरबीसी यहाँ पे जमा हो जाएगी तभी तो रेडनेस दिखाई देगा, तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट चेक करेंगे। कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट चेक करेंगे, मतलब अपन उसको पता करेंगे कि कोल्ड के लिए कितना स्टिमुलेट हो सकता है, उसकी सेंसिटिविटी क्या है वो चेक करेंगे। नेल फोल्डेड कोलिलोस्कोपी, मतलब नेल, अपन को पता है नेल की ग्रोथ कम हो जाती है और नेल की जो फिंगर्स है वो भी क्या हो जाती है, एसिमेट्रिक हो जाती है, तो उसको चेक करेंगे। तो ये डायग्नोसिस से अपन ये करके पता लगा सकते हैं कि रेयॉन्स डिजीज है या नहीं है। उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट में अपन दो चीज़ देखते हैं, एक तो एक तो अपन देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब अपन मेडिसिन नहीं देंगे, ऐसे ही जो मैनेजमेंट करते हैं वो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अवॉइड प्रेसिपिटिंग फैक्टर, जो फैक्टर इसको कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस फैक्टर को अवॉइड करेंगे। लाइक कोल्ड एक्सपोजर की वजह से हो रहा है तो उसको कोल्ड एक्सपोजर एरिया से पेशेंट को दूर करेंगे, या केमिकल एक्सपोजर की वजह से हो रहा है तो केमिकल एक्सपोजर एरिया से दूर करेंगे। यूज प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज करेंगे, लाइक अगर कोल्ड एक्सपोजर हो रहा है तो अपन उसको कंबल दे देंगे। अवॉइड टोबैको यूजिंग को अवॉइड करेंगे। तो ये तो अपना हो गया नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसके बाद में फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एड्रीजेनिक ब्लॉकर यानी कि अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स देंगे। उसके बाद में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे जो प्रिवेंट करेगा वेजोस्पाज्म को। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फेनिटोक्सिफाइलिन देंगे जो आरबीसी को कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल में से पास होने में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आरबीसी कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल में से पास नहीं हो रही जिसकी वजह से स्पाज्म डेवलप हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपन फेनिटोक्सिफाइलिन देंगे। तो ये अपना मेडिकल मैनेजमेंट हो गया जिसके अंदर नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो रहा है। आईवी इन्फ्यूजन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, तो आईवी इन्फ्यूजन करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन को, ये किस में हेल्प करेगा, विल प्रिवेंट अल्सर और गैंग्रीन, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होगी यहाँ से पहले तो ओनली फॉर साइनोसिस होगा, यानी कि ब्लूइश हो जाएगी स्किन, लेकिन ज़्यादा टाइम तक अगर ये कंडीशन रही तो फिर अपन को पता है अल्सर और गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। तो इसको कम करने के लिए अपन आईवी इन्फ्यूजन कर देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन का। एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कम है यानी कि फर्दर इन्फेक्शन तो होगा ही, तो उनको फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे। अब देखते हैं, ये तो अपना मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। अब सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं, अगर ये कंडीशन रिजोल्व नहीं हुई अपने मेडिकल मैनेजमेंट से तो अपन को सर्जिकल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है, यानी कि सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक थोरेसिक
सिम्फेथोटोमी और एम्पुटेशन ऑफ फिंगर एंड टोइज। अगर यहाँ से लगातार ब्लूइश स्किन रह रही है तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, टोइज मतलब पैर की अंगुलियाँ या फिर फिंगर्स जो हाथ की अंगुलियाँ उनका क्या कर देंगे, एम्पुटेशन कर देंगे, क्योंकि वरना ये वो क्या हो सकती है, कंप्लीट बॉडी में फैल सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट अपन बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज किया करो, पेशेंट को एजुकेट करेंगे इस डिजीज़ के बारे में, सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बताएंगे, कोल्ड एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन सब के बारे में उनको एजुकेट करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में गैंग्रीन और अल्सरेशन डेवलप हो जाएगा। लंबे टाइम तक ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, ब्लूइश स्किन, उसके बाद में गैंग्रीन में डेवलप हो जाएगी और अल्सर डेवलप हो सकता है। तो ये इनका कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान में सबसे पहले अपन नर्सिंग असेसमेंट। तो असेसमेंट में अपन क्या क्या असेस करेंगे, फिंगर्स को असेस करेंगे कि ब्लूइश है या रेडनेस है, मतलब ऐसे साइन और सिम्टम दिख रहे हैं क्या। वाइटल साइन को असेस करेंगे, पेन को देखेंगे और उनकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में अपन क्या क्या डायग्नोस करेंगे, पेन लेवल को डायग्नोस करेंगे और उसके बाद में टिश्यू परफ्यूजन को डायग्नोस करेंगे, एंजाइटी लेवल को डायग्नोस करेंगे। उसके बाद में अपन नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे जो पेन को रिलीव कर सके, वार्म कंप्रेशन से टिश्यू परफ्यूजन को इंक्रीज करेंगे। तो जो भी कोल्ड एक्सपोजर एरिया हुआ है जहाँ पे अपन को ये डिजीज़ हुई है वहाँ पर वार्म कंप्रेशन देंगे जिसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन इंक्रीज हो सकता है। एंजाइटी लेवल को कम करेंगे, मैंने बताया था ना, स्ट्रेस और एंजाइटी इसके लिए रिस्क फैक्टर है तो उसको कम करेंगे। उसके लिए डाइवर्जनल थेरेपी देंगे, मतलब अपन उनको अगर टीवी देखने का शौक है तो पेशेंट को टीवी के बारे में दिखा देंगे, अगर उनको पोइट्री, बच्चा है तो पोइट्री वगैरह सुनाएंगे जिसकी वजह से डाइवर्जनल थेरेपी होगी, उनका जो ध्यान है वो डिजीज़ कंडीशन से दूर की तरफ जाएगा। तो ये अपनी कंप्लीट रेयॉन्स डिजीज़ हो चुकी है। तो रेयॉन्स डिजीज़ मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स होता है उनमें स्पाज्म डेवलप होने की वजह से जो अपनी स्किन है वो क्या हो जाएगी, ब्लूइश कलर की हो जाएगी, फिर उनमें वापस ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो स्किन रेड कलर की हो जाती है। तो यही चीज़ होती है रेयॉन्स डिजीज़। किस वजह से होती है, कोल्ड एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर या फिर ल्यूपस इरिथ्रोमेटस डिजीज़, उनकी वजह से होती है। तो बाकी आप सब लिख सकते हो रेयॉन्स डिजीज़ के बारे में। थैंक यू।